की बात करें तो लगभग 2.5 से 3 लाख लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि हमारे गिरिडीह में ही कई क्षेत्र हैं जहां रोजगार के साधन हैं। यही बोकारो में कहीं बारूद है, कहीं गैस है, कहीं कोल्स है, गिरिडीह में कहीं पत्थर से हैं, कहीं फैक्ट्रियां हैं, धनबाद की तो खैर बात ही मत कीजिए। तो कुल मिलाकर अगर बेहतर लीडरशिप मिले जो सदन में इस बात को रखे कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस है, उन पर किस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, उस पर अगर सुरक्षा मांगे केंद्र से, और सुरक्षा देना केंद्र का काम भी होता है। बाकी स्टेट को सुरक्षा मिला है, नागालैंड को 371 के तहत मिला है, तो झारखंड के मिनरल्स को इस प्रकार जो लूट की छूट मिली है उसको अगर सुरक्षा मिलता और उसमें रोजगार के माध्यम से मैक्सिमम झारखंडियों को अवसर मिलता तो मुझे लगता है बहुत हद तक प्लान रुकता। हमारे दर्शक आपसे सुनना चाह रहे हैं, क्या जयराम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और गिरिडीह ये एक शंखनाद है हम लोग के चुनावी राजनीति में आने का। हम लोग राज्य की भागदौड़ को भी संभालने का, नेतृत्व करने का प्रयास करेंगे, उस रास्ते उस दिशा में बढ़ेंगे हम लोग। आपके जो चुनावी मुद्दे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन अतिरिक्त बात अगर की जाए अन्य दूसरी समस्याओं की, लोकसभा क्षेत्र की जो गंभीर समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो कौन कौन से हैं आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहला बात है भूमि अधिग्रहण भी एक विषय है। मनमाने ढंग से यहाँ ज़मीनों को ले लिया जाता है किसी भी योजना के माध्यम से। उन पर एक सार्थक पहल होगी, क्योंकि मानव का सबसे बड़ा संपत्ति ज़मीन ही होता है। नौकरी 40 साल के लिए होता है, ज़मीन 4000 साल से लोगों के पास है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। विस्थापन पर बात होनी चाहिए, पलायन पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। तो ये सब मुद्दों के साथ बेहतर शिक्षा पर बात होनी चाहिए। इन सब मुद्दों के साथ हम लोग गिरिडीह कुछ करने की तैयारी में है। जहाँ कहीं आप जाते हैं काफ़ी भीड़ और हुजूम लगता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं कहीं विरोध भी आपके सामने देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर आप? देखिए, सबसे पहली बात है, बेशक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही को दिखाना चाहते हैं, और ये गलत है। लोकतंत्र की मर्यादा ये नहीं है। बिल्कुल, लोकतंत्र की जिस प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नागार्जुन ने उनके सामने कविता पढ़ी थी कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी के समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं। उनके सामने खड़ा होकर बोला था, उनके जन्मदिन के दिन बोला था, लेकिन पंडित नेहरू मुस्कुराकर सुन रहे थे। ये होती है लोकतंत्र। लेकिन आज देखिए, अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप कहीं कोई कार्यक्रम किए तो आपके लड़कों को चुन चुन के FIR किया जाएगा। तो ये लोकतंत्र का विषय नहीं है। लोकतंत्र हमारे संविधान में जिक्र है, लेकिन उसका धरातल पर बात कहा जाए तो जिनके पास सत्ता है, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। लगता है कि ED उनके साड़ू भाई हैं। तो ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र के मूल्यों का अवहेलना कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और युवाओं का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण आज उन्हें देखिए मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। धर्म जात के नाम पर उन्हें मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। तो इसलिए युवाओं को तार्किक बन के सामने आना होगा, देश के मुद्दों पर बात करना होगा। देखिए, सहारा परिवार पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज कई हज़ार लोगों ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन बोले ना, धर्म और जात जब बीच में आता है ना तो लोग मुद्दों को भूल जाते हैं, और बखूबी सेंट्रल पार्टियां जानती हैं कि किस मुद्दे के साथ जेन्युइन मुद्दों को ढांप देना है, भावनाओं के साथ कैसे ख़त्म कर देना है। बताइए, सहारा पे कोई नहीं बात कर रहा है। आज कई हज़ार लोग आत्महत्या कर चुके हैं, और अगर पैसा नहीं मिलता है निवेशकों को तो मुझे लगता है भविष्य में कहीं वह कई हज़ार और ना बढ़े आत्महत्या की संख्या। इसी देश में जब कोरोना का टाइम होता है उस समय अडानी की संपत्ति बढ़ती है, अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति बढ़ती है, और जब गरीब आदमी अधिकार की बात करता है तो उसे कहता है तुम देशभक्त नहीं हो यार, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। तो ये कौन सा देशभक्त की परिभाषा है? अगर देश को सच में किसी के सेक्रीफाइस से, त्याग से अगर देश मजबूत होता है तो उनको भी त्याग करना चाहिए था, लेकिन उनकी संपत्ति अगर बढ़ रही है, दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ी आबादी को धोखे में रखकर लोग राजनीति कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं हर जगह युवाओं का हुजूम आपके पीछे और आपके साथ साथ चलता है। युवाओं की अतिरिक्त अगर बात की जाए तो जो और दूसरे वर्ग के लोग हैं, क्या उन लोगों का समर्थन आपको मिल पा रहा है? हर एक वर्ग में, क्योंकि सब देख रहे हैं कि पहली बार कोई लड़का आया है जो ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जो किसी को उठाने की साहस नहीं। हर एक वर्ग का हमें सहयोग मिल रहा है, और हमें उम्मीद है हम लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि जैसे प्रमुख मुद्दों पर आप किस तरह से काम करेंगे आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहला जहाँ कृषि पर मैंने हमेशा प्राथमिकता दिया है, और मेरा भी मानना है ये भारत किसानों का देश है। तो किसानों का देश है। आज खेती जब ये बंजर पड़ रही है, और हमारे पास डैम के बहुत ही अनगिनत सोर्स हैं, बहुत संख्या में हमारे पास डैम है, तो उनको इरिगेशन के काम भी आना चाहिए। वो डैम केवल उद्योगपतियों की कंपनियों के लिए नहीं बना है कि वो टाटा तक वो पानी जाएगा, वो पानी BSL को जाएगा, वो पानी वेदांता को जाएगा, वो पानी किसान के खेत को जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी होगी। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, आने वाले समय में जो आपके कैंपेन होंगे वो किस तरह के होंगे? कहाँ प्रमुख रूप से आप सभा करते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा है कि प्रमुख और कुछ नहीं रहेगा। हम लोग गिरिडीह लोकसभा में 400 पंचायत है, 400 सभा हमारी होगी, उसके लिए हम तय कर चुके हैं। चलिए, धन्यवाद। हमसे बात करेंगे।